तो ये वीडियो मेरे लिए काफी स्पेशल होने वाली है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को तुम लोग पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं कोई एनिमे एक्सप्लेन नहीं अपने यूट्यूब लाइफ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तुम सभी के Q&A का भी जवाब दिया जाएगा और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो प्लीज उसको जरूर सुनना। तो शुरुआत करते हैं उस दौर से जब पोकेमॉन गो नाम की गेम रिलीज हुई थी एंड हर तरफ इसी का ही ट्रेंड चलता था। चारों तरफ जहां पर भी देखो कोई ना कोई पोकेमॉन गेम ही खेलता था। स्कूल में बच्चे आते थे, वो भी इसी गेम के ऊपर बात करते थे कि आज उन्होंने कौन सा पोकेमॉन कैच करा और कल ये लोग कौन सा करेंगे। ये वो टाइम था जब कैरी मिनाटी और टेक्निकल गुरुजी नाम से चैनल्स काफी बूम हो रहे थे। हर कोई अपना कोई ना कोई टेक्निकल चैनल बनाया जा रहा था। एंड उसी टाइम के बीच में मैं शायद 8th या 9th क्लास में था। एक आम बच्चा जो कि सुबह स्कूल जाके शाम को घर आता है, अपना खाना खा करके सोता था, फिर उठ करके अपना WWE देखता था और उसके बाद ट्यूशन जा करके फिर आना और खा करके सो जाना। मेरा रूटीन ही एकदम ऐसा था। मैं उठता था, स्कूल जाता था, आता था, खाता था, सोता था, ट्यूशन जाता था, WWE देखता था, पढ़ता था, यही चीज चलती रहती थी। एक एवरेज पढ़ाकू बच्चा जो यूट्यूब पे टिप्स एंड ट्रिक्स देखता था कि कैसे वो ज्यादा नंबर ला सके। उस टाइम पे थंबनेल्स भी ऐसे होते थे जिसमें लिखा होता था कि 30 दिन तक इसने पढ़ा और सिर्फ 45% सिलेबस कंप्लीट कर पाया और इसने एक दिन में 90% सिलेबस कंप्लीट कर लिया। उस टाइम पे मैं एक ही चैनल को देखता था जो कि था गीगल, ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ। एंड फिर ऐसे यूट्यूब पे भटकते हुए मेरे को आइडिया आता है कि क्यों ना मैं भी एक यूट्यूब चैनल शुरू करूं। एंड सीरियसली इस टाइम तक तो मुझे पता भी नहीं था कि यूट्यूब से पैसे भी बनते हैं। मैं सोचता था कि सारे लोग यूट्यूब पे इसलिए आते होंगे ताकि उनको थोड़ा नाम और फेम मिल सके। मैंने भी सोचा कि चलो क्यों ना मैं भी एक वीडियो बना के ट्राई करूं। उस टाइम पे PSP एमुलेटर में मैं टेकन 6 की ISO फाइल डाउनलोड करके खेला करता था। एंड अगर तुम PPSSPP और ZR क्राइवर जैसे नाम जानते हो और तुम्हें MU पैराडाइज नाम की वेबसाइट के बारे में पता है, तो भाई डेफिनेटली तुम एक OG एरा से थे, क्योंकि वो मुझे काफी कूल लगता था कि आप प्ले स्टेशन की गेम्स को अपने फोन में खेल सकते हो। एंड उस टाइम पे मेरे चैनल का नाम था फिक्स द गेमस्टर। मैंने ये चैनल बनाया था ताकि मैं जो है गेमिंग से रिलेटेड कंटेंट बना सकूं। एंड आई एम प्रीटी श्योर हम में से 70% लोगों ने अपनी यूट्यूब जर्नी की शुरुआत सबसे पहले गेमिंग चैनल से ही की थी। एंड उस टाइम पे मेरी जो पहली वीडियो थी उसका टॉपिक ये था कि टेकन 6 के मूव्स और ग्राफिक्स को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। हे व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं आप सभी का गेमस्टर। तो ये आज मेरी सेकंड वीडियो में आप सबका स्वागत है। एंड हाँ, ये वीडियो आज से 7-8 साल पहले की थी, तो उस टाइम पे मैं काफी बच्चा था, तो तुम समझ ही सकते हो आज कैसी होगी। ये वो टाइम था जब एडिटिंग के नाम पे हर किसी के पास बस काइन मास्टर ही था। VN एडिटर और कैपकट ये तो बाद में आए। ज्यादातर PC सॉफ्टवेयर के लिए ट्यूटोरियल्स भी इंग्लिश में थे। काइन मास्टर के हिंदी में भी उतने ट्यूटोरियल्स नहीं थे और हम में से ज्यादातर लोग बस उसकी क्रोमा की के लिए सर्च करते थे। एंड वेल फिर आगे चल करके भाई यूट्यूब ने उस चैनल के साथ कुछ मस्ती कर दी एंड मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि उस वक्त मेरे 100 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे। एंड जिस कैटेगरी पे मैं वीडियोस बनाता था वो भी चलना बंद हो गई, क्योंकि उस वक्त एक ऐसी गेम आई जिसने इंडियन मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री को कंप्लीटली बदल दिया। प्लेयर्स अननोन बैटलग्राउंड। तो हाँ, मैं PUBG की ही बात कर रहा हूँ। इस गेम के आती जितनी भी गेम्स थी, चाहे वो टेंपल रन हो, सबवे सफर हो, कैंडी क्रश हो, ये सब अचानक से पीछे हुई और ये गेम इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि हर गली के बच्चे इसी को खेलने लगे। स्कूल के लंच टाइम से लेकर के छुट्टी होने तक हर कोई बस इसी गेम के ऊपर बात करता था। लोग एक दूसरे की कस्टम आईडीज को एक्सचेंज करते थे ताकि घर जाकर के एक दूसरे के साथ रूम में 1v1 फाइट करेंगे। आगे चल के फ्री फायर भी आई और इसी तरीके से पूरी गेमिंग इंडस्ट्री को बैटल रॉयल गेम्स ने कैप्चर कर लिया। एंड मेरे पास भी उस वक्त काफी लोकल फोन था, उसमें 720p से ज्यादा का एक्सपोर्ट नहीं होता था, तो PUBG चलने का तो सवाल ही नहीं था। तो मैं कभी भी उस वक्त PUBG नहीं खेल पाया, लेकिन यूट्यूब वीडियोस तो बनानी ही थी, क्योंकि भाई शौक जो था। और तब मैंने सोचा हुआ था कि भाई मैं अपनी दूसरी फील्ड पे काम करूंगा और एक ऐसी हॉबी को चुनूंगा जिसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत आता है, और वो थी WWE के ऊपर वीडियोस बनाना। मैं WWE सुपरस्टार्स की डॉक्यूमेंट्री बनाया करता था। मैं रॉ और स्मैकडाउन में जो भी हुआ उन सब के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाता था। रेसलमेनिया, रॉयल रंबल, इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा, मैं उनकी प्रेडिक्शन वीडियोस भी बनाता था। एंड उस वक्त मेरी कैटेगरी में मेरा जो फेवरेट चैनल था वो था रेसल चैटर। लेकिन उस वक्त जब रोमन रेंस को ल्यूकीमिया कैंसर हुआ था, उसके बाद फिर WWE की हाइप थोड़ी सी गिरना शुरू हो चुकी थी, तो मुझे फिर उस चैनल को भी ना चाहते हुए छोड़ना पड़ा। एंड उसी वक्त के दौरान टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब बस शुरू होने ही वाला था। बहुत लोग बहुत सारी रोस्ट वीडियोस बना रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक बार रोस्टिंग चैनल भी खोला जाए। तो मैंने रोस्टिंग चैनल भी खोला, मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट भी मिला, जिससे मैं इजीली अपने पहले 1000 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कर पाया था। लेकिन फिर कोरोना और लॉकडाउन आ चुका था और लोगों का वक्त के साथ साथ इंटरेस्ट कम हो चुका था। लोगों को लॉकडाउन के वक्त रोस्ट वीडियोस बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। उनका ज्यादातर वक्त जो है वो गेमिंग और कंट्रोवर्सीज में ही गुजरता था। एंड यूट्यूब ने टिकटॉक को टक्कर देने के लिए अपना यूट्यूब शॉर्ट्स भी अनाउंस करा। तब मैंने अपनी चौथी निश पकड़ी, जो की थी यूट्यूब न्यूज देना। मैंने टोटल 1000 से ज्यादा यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस बना के अपलोड करी। एंड उसमें मैं यूट्यूब न्यूज देता था कि किसके साथ कंट्रोवर्सी हुई, किसने क्या बोला, किसकी नई वीडियो
वीडियो कब आएगी, लेकिन इतनी वीडियोस बनाने के बाद भी अंदर से जो फीलिंग होती है वो कभी आई नहीं। एंड उसी दौरान यूट्यूब शॉर्ट्स में फैक्ट वीडियोस काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगी। तब मैंने सोचा कि क्यों ना यूट्यूब न्यूज छोड़ करके इस नीश में जंप करा जाए। मैंने उस नीश में भी फिर 100 से ज्यादा वीडियोस बनाई एंड उसमें मुझे अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखा, लेकिन वो चीज भी कहीं ना कहीं मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाई। एंड उस टाइम पे के पॉप, कोरियन ड्रामा और के ड्रामा काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं उन चीज के अराउंड वीडियोस बनाऊंगा। तो मैंने फिर उस तरह की वीडियोस भी बनाना शुरू कर दिया। व्यू शुरुआत में बहुत ज्यादा आते थे, फिर अचानक से गिर जाते थे, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि हमारे देश में के पॉप और के लवर्स कौन है और किस तरह की ऑडियंस है वो। एंड फिर मैंने रियलाइज करा कि यार मुझे तो ये ड्रामा, के पॉप ये सब पसंद ही नहीं, जिस वजह से मैं बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हुआ और मैंने ये कैटेगरी भी छोड़ दी। उसके बाद मैं मूवीज बहुत देखता था, तो मैंने क्या करा कि मैं सुपर हीरो मूवीज के रिकैप्स और एक्सप्लेनेशन बनाने लगा, लेकिन उन चीजों में कॉपीराइट और बहुत चीजें काफी ज्यादा आती थी, जिस वजह से मुझे वो भी छोड़नी पड़ी। एंड फिर मैंने देखा कि हमारे देश में एनिमे काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा चैनल खोलूंगा जिसमें मैं एनिमे के रिव्यूज, फैक्ट्स, न्यूज के बारे में बात करूंगा। एंड तब शुरुआत होती है नियो हिंदी की। एंड ये चैनल मैंने 10 जनवरी 2023 को खोला। उसमें भी मैंने बहुत वीडियोस बनाई, उसमें भी मैंने काफी शॉर्ट्स बनाई, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देखता था कि उसमें उतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा जितना मैंने सोचा था। एट दिस पॉइंट मुझे खुद से इनर फीलिंग आ रही थी कि भाई मैं 7 से 8 निशेस को ट्राई करके छोड़ चुका हूँ। मुझे इस वक्त तक ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके थे यूट्यूब करते हुए। मुझे अंदर से आवाज आने लगी कि क्या मैं यूट्यूब के लिए सच में बना भी हूँ या नहीं, क्या ये मेरी फील्ड है, क्या मुझे इस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं, या मैं छोड़ दूं। क्योंकि भले ही आप कितना भी संदीप महेश्वरी या कोई भी मोटिवेशन स्टफ क्यों ना सुन लो, अगर आप मेहनत से कोई वीडियो बनाते हो और उसमें व्यूज बहुत कम आए तो आपका मोरल गिर जाता है, आपका मन नहीं करता कि आप वापस से उठ खड़े हो जाओ और एक और वीडियो बनाओ। एट दिस पॉइंट मैंने खुद को संभालने के लिए ऑलमोस्ट 2 से 3 हफ्ते तक का ब्रेक लिया। एंड मेरा कॉलेज शुरू हो चुका था, तो मैं अपने दोस्त सुमित के साथ कॉलेज जाता था। एंड हम लोग काफी ज्यादा एनिमे के ऊपर बातें किया करते थे। उस वक्त फुटबॉल वर्ल्ड कप काफी ज्यादा हाइप पे था। मेरा दोस्त सुमित हमेशा ही फीफा वर्ल्ड कप देखता था। एंड उसी वक्त एक स्पोर्ट्स एनिमे भी काफी पॉपुलर हो रहा था और वो था ब्लू लॉक। मैं एक ऐसी स्टेज में था जहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाई मुझे अब क्या करना चाहिए। मुझे काफी गिल्ट फीलिंग आती थी खुद के लिए जब मैं देखता था कि लोगों ने मेरे बात शुरू करा और उनके पास एक प्ले बटन भी आ गया एंड मैं यहाँ पे बहुंदू 100 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। तभी मेरे दोस्त सुमित ने रेकमेंड करा कि मुझे ब्लू लॉक के ऊपर एक एनिमे एक्सप्लेन वीडियो बनानी चाहिए। मेट्रो में बोली गई उसकी वो बात मुझे काफी दिल पे लगी और मैंने सोचा कि यार क्यों ना एक बार, वन लास्ट टाइम, सिर्फ एक बार और जो है मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ। अगर चल गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं चला तो कोई नहीं, दिल में ये गम ना रहे कि काश मैं ये निश भी ट्राई कर लेता। फिर मैं सुमित को बाय बोल के घर जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि ब्लू लॉक के ऑलमोस्ट सारे एपिसोड्स आ चुके हैं, बस लास्ट के 2 एपिसोड्स आना और बाकी हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पूरी सीरीज को शुरुआत से देख करके एक अच्छे से रिकैप वीडियो बनाऊं। एंड जब तक ब्लू लॉक का लास्ट एपिसोड एयर होने वाला था उससे पहले ही मैंने पूरी ब्लू लॉक की एनिमे एक्सप्लेन बना दी थी। उसमें थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स दिखना शुरू हो गया था। जहां मुझे 50 से 10 व्यूज आते थे वहां मुझे 300 से 500 व्यूज आने लगे। और फिर एक टाइम आया जब ब्लू लॉक का लास्ट एपिसोड एयर हुआ। मैंने तुरंत ही सबसे पहले काफी स्पीड में जो है उसका एक रिकैप वीडियो बना करके अपलोड कर दिया। एंड मैं सुबह तक देखता हूँ तो उसमें 1000 व्यूज क्रॉस हो चुके थे और ये देख करके मैं काफी ज्यादा शॉक हुआ। मैंने मेट्रो में सुमित को भी इस बारे में बताया, क्योंकि एक ऐसा लड़का जो 50 से 10 व्यूज के लिए स्ट्रगल करता था, उसके एक हफ्ते बाद किसी वीडियो में 300 व्यूज आते थे, उसको सडनली कुछ ही घंटों के अंदर 1000 व्यूज मिल गए। मुझसे ज्यादा खुश और एक्साइटेड सुमित हुआ। उसने बताया कि उसकी एडवाइस जो है काम आई। एंड उसके बाद हुआ क्या, मैंने एक फिक्स रूटीन बना लिया। मैंने सोचा कि भाई अब हर एनीमे रात को एयर होते हैं तो मैं रात को ही वीडियो बना के अपलोड करूंगा। मैं डेली रात को 10 बजे एनीमे देखता था और फिर वॉइस ओवर और हर चीज करने के बाद रात के 4 बजे तक वीडियो अपलोड करके सो जाया करता था। ये पैटर्न मैंने इतना ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करा कि मेरे ऑलमोस्ट 2000 सब्सक्राइबर्स होने वाले थे और मैं ऑलमोस्ट 150 से ज्यादा वीडियोस डाल चुका था। आगे चल के मैंने एक और चैलेंज लिया था और वो था 30 डेज 30 वीडियो नॉन स्टॉप चैलेंज। यानी कि मैं 30 डेज तक लगातार वीडियोस बना के डालूंगा और एक दिन स्किप नहीं करूंगा। और मैंने एग्जैक्टली ऐसे ही करा और मैंने उस चैलेंज को 35 डेज तक के लिए कंप्लीट करा। उस वक्त फिर ब्लैक क्लोवर की मूवी भी आई थी एंड मैंने उस ब्लैक क्लोवर की मूवी को एक्सप्लेन करा। एंड ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उस वीडियो ने मुझे इतने ज्यादा व्यूज दिए, इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स दिए कि उसी की बदौलत मेरा चैनल मोनेटाइज हो पाया। एंड मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी अचीवमेंट की बात थी, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 2016-17 से यूट्यूब कर रहा था एंड मैं मोनेटाइज भी नहीं हुआ था। एंड मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं लोगों को देखता था कि यार ये तो मोनेटाइज हो चुके हैं, ये तो कुछ कर रहे हैं। एंड वक्त के साथ साथ मैं देखता चला गया कि लोगों को जो है वो पर एपिसोड एक्सप्लेन देखना उतना पसंद नहीं। उन लोगों को एक कंप्लीट पैकेज वीडियो चाहिए जिसमें मैं पूरे के पूरे सीजन को कवर अप करूं। तो एक एनिमे में जैसे 12 एपिसोड्स होते हैं तो मैं एक वीडियो को बनाता था जिसमें 6 एपिसोड्स कंबाइन होते थे। मैं जब ऐसे करके वीडियो डालने लगा तो मेरी एक वीडियो थी जो कि काफी ज्यादा वायरल हुई। इसी वीडियो ने मुझे मेरे पहले 1 लाख व्यूज टच करवाए। ये पार्ट मैं वीडियो के बीच में डाल रहा हूँ जो कि डालना जरूरी है और मैं भूल गया था, और वो ये कि जब मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स थे तब एक ऐसा चैनल भी था जिसने बिना मेरी परमिशन के मुझे प्रमोट करा। जो आज भी मेरा दोस्त है, वो मेरे लिए एक भाई है। हम लोग मिले नहीं लेकिन आज भी हमारी बात होती है। वो हमेशा मेरे को हर चीज में सपोर्ट करता है। हम लोग यूट्यूब एनीमे से जुड़ी काफी सारी बातें करते हैं एंड इसने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है। और ये और कोई नहीं, तुम्हारा फेवरेट फीकी
ही गैसली है। खैर अब उसका नाम फ्रीकिंग डेविड हो चुका है, तो तुम लोग चेकआउट कर लेना, तुम लोग जानते भी होगे इसको। तो अगर तू देख रहा है डेविड, तो भाई लव यू सो मच मुझे तब सपोर्ट करने के लिए जब कोई था नहीं, एंड तू मेरा पहला यूट्यूब फ्रेंड है, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा शुक्रिया। एंड आगे चल के मैंने एक और वीडियो डाली जिसका नाम था पुअर बॉय फाइंड्स हाउ टू मेक मनी। इस वीडियो से मुझे इतना ज्यादा पुश मिला, इतना ज्यादा जंप मिला कि सिर्फ 10 डेज के अंदर ही मेरे इस चैनल ने 2000 सब्सक्राइबर्स से सीधा 10,000 सब्सक्राइबर्स अचीव करे। ये काफी बड़ी और खुशी की बात थी मेरे लिए, क्योंकि मैंने आज तक इतना बड़ा माइलस्टोन कभी हिट नहीं किया था। एंड ये बात मैंने अपने दोस्त सुमित को भी बताई थी, जो काफी ज्यादा खुश था। मैंने ये बात अपने दोस्त वैफ को भी बताई, वो तो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि वो लिटरली मेरे लिए केक लेके आया। तो अगर वैफ ये वीडियो देख रहा है तो थैंक यू वैफ केक के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना, जब आपको सक्सेस थोड़ी बहुत मिल जाती है तो आपके अंदर एक आलस का कीड़ा भी आ जाता है। एंड वही सेम चीज एग्जैक्टली मेरे साथ हो रही थी। मुझे काफी ज्यादा आलसी फील होने लगा और मैं जब भी वीडियोस बनाता था मुझे काफी नींद से आने लग जाती थी। इट्स लाइक कि मैं काइंड ऑफ बोर होने लगा था इन सब चीजों से। लेकिन तब भी मैंने कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ जो है वीडियोस बनाई। मैं तुम सभी के कमेंट्स का रिप्लाई भी करता था, मैं तुम्हारा पैटर्न देखने की कोशिश करता था कि तुम्हें किस तरह के एनिमे पसंद आते हैं। एंड ऐसे ही करते करते वो वक्त आ गया जब फाइनली मैंने अपना वो सपना पूरा करा जिसको मैंने बचपन से देखा था, और वो था 100K हिट करने का, यानी कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अचीव करने का। तो देखो, अगर मैं मेहनती रहता और ज्यादा काम करता तो मे बी ये माइलस्टोन 2024 में ही अचीव हो जाता। लेकिन मैं थोड़ा बहुत आलसी भी था, लेकिन आखिर में मैंने काफी ज्यादा मेहनत करी और 2025 के एग्जैक्टली लास्ट डे पे 31 दिसंबर में जब मैं अपने जिम से बाहर निकलता हूँ, मैं देखता हूँ कि मैंने 100K हिट कर लिए। कहीं ना कहीं मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि काफी सारे इमोशंस एक साथ मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मैं बहुत खुश भी हो रहा था कि 100K हिट हो गए, वहीं पे मैं बहुत सैड भी था। मुझे रियलाइज हो रहा था कि मैं कहां से कहां आ गया, मेरी जर्नी कितनी बड़ी रही। मैंने न जाने कितने चैनल खोल के बंद कर दिए, कितनी नीश में काम कराने, यानी कितनी वीडियोस अपलोड करके डिलीट करी। एंड फाइनली मैं इस माइलस्टोन को अचीव कर चुका था। ये न्यूज मैंने वैव और सुमित दोनों को बताई, दोनों ही काफी ज्यादा खुश थे, दोनों ने मुझे बहुत ज्यादा प्रेज करा। एंड ऑफ कोर्स तुम लोगों के भी बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे। एंड या इसी तरह जो है मैंने अपनी पूरी यूट्यूब की जर्नी शुरुआत करी और आज भी मैं लगातार लगा हुआ हूँ। देखो, मैंने अपनी 10th के बोर्ड एग्जाम्स में वीडियो बनाई, मैंने प्री बोर्ड्स में वीडियो बनाई, मैंने अपने 12th के एग्जाम्स में भी वीडियोस बनाई, कॉलेज का एग्जाम हो, किसी की बर्थडे पार्टी हो, किसी की शादी हो, इवन मेरा बर्थडे खुद क्यों ना हो, मैंने लगातार उन दिनों में भी वीडियोस बनाई है। कोई एक त्योहार नहीं था जिसमें मैंने वीडियोस ना बनाई हो। मैं लगातार हर एक फेस्टिवल में भी काम करता था। एंड आप प्लीज कमेंट में बताना कि मेरी जर्नी सुनने के बाद तुम्हें ये लक लगता है या प्योर हार्ड वर्क लगता है। तो वेल, अब इस वीडियो का फेज 1 खत्म हो चुका है, जहाँ पे मैंने अपनी पूरी यूट्यूब जर्नी को बताया है। एंड अब यहाँ से हम लोग फेज 2 की शुरुआत करते हैं, जो की है Q&A। मैं तुम्हारे जितने भी पूछे गए क्वेश्चन हैं सभी का अब आंसर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस का आंसर दे दूं जो कि इसमें कवर अप हो जाएंगे। जैसे कि मेरा नाम रजत है, मैं अभी 23 साल का हूँ, मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ। अगर तुम्हें पीसी गेमिंग की अच्छी नॉलेज होगी तो तुम्हें पता होगा कि न्यू दिल्ली में बेस्ट पार्ट्स नेहरू प्लेस में मिलते हैं, तो वहां से मेरा घर से 15 मिनट की दूरी पर है। अब इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं अपने बारे में नहीं दे सकता। रही बात फेस रिवील की, तो मे बी मैं वो करूंगा जब मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। तो चलो फिर Q&A की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन से। वैसे सही बताऊं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड फील हो रहा है। मैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स को सब करते हुए देखता था और सोचता था कि किस दिन मैं भी ये करूंगा। तो या दिस फीलिंग इज काइंड ऑफ ग्रेट, गुड। और या अब बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन से, और ये पूछा है एनिमे लवर 1 2 3 4 5 ने। इन्होंने पूछा है कि आपकी GF या क्रश का नाम क्या है। तो वेल, मेरी लाइफ में आज तक कोई GF नहीं बनी, और क्रश थी लेकिन वो स्कूल में ही मैं छोड़ आया हूँ। एंड सच में अगर मेरी कोई GF होती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। दूसरा क्वेश्चन पूछा है सेनपाई भाई ने, पूछा है कि आपकी GF है या नहीं, तो मैंने बता दिया मेरी कोई GF नहीं है। दूसरा पूछा है कि आपकी पर वीडियो की अर्निंग कितनी होती है। तो यार ऑब्वियस सी बात है, मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह यही बोलूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं बता दूंगा। तीसरा पूछा आप कहां से हो, तो मैंने बता दिया कि मैं न्यू दिल्ली से हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सौरभ 00_9 ने, भाई आलू खाओगे। भाई आलू मैंने बहुत खाया है, सही बताऊं तो अब मेरा मन भी नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गुरु बॉक्स 10K ने, व्हाट इज योर फेवरेट एनिमे एंड यू गेट सपोर्ट फॉर योर फैमिली फॉर योर यूट्यूब चैनल। नॉट फ्री फायर, आई एम अ फैन, आई लव यू। थैंक यू भाई, आई लव यू टू भाई। तो वेल, मेरा जो फेवरेट एनिमे है वो है ब्लैक क्लोवर। एंड सही बताऊं तो इसने मुझे काफी ज्यादा प्रेज और मोटिवेट करा है। शॉर्ट में बताऊं तो आस्था नाम का एक लड़का होता है, इसके पास कोई मैजिकल पावर्स नहीं होती, तो वो अपनी मेहनत और अपनी पावर के दम पे ही इतनी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ता है। एंड हाईली रिकमेंडेड एनिमे है। मैं चाहता हूं कि तुम सभी लोग उसको एक बार जरूर देखना, क्योंकि उसका सीजन 2 इस साल आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्काई प्ले 16 ने कि आपका मोटिवेशन कौन है, मतलब किससे मोटिवेशन मिली, एनिमे एक्सप्लेन की। तो वेल, मेरे टाइम पे मैं जो एक एनिमे एक्सप्लोरर करके चैनल था जो कि अब नहीं रहा है, मैं उसकी काफी ज्यादा वीडियोस देखा करता था। एंड मैं उन्हीं के साथ साथ वाइपर एनिमे एक्सप्लेन चैनल को भी देखा करता था, तो मैंने उन्हीं दोनों से इंस्पायर होकर के चैनल खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जेनित्सु 84 ने, एंड ये तो पूरी की पूरी लिस्ट लेके ही आ गया, वाह। इसका पहला सवाल है कि योर फेवरेट एनिमे कैरेक्टर। मेरा फेवरेट एनिमे कैरेक्टर है आस्था फ्रॉम ब्लैक क्लोवर। सेकंड, योर फेवरेट एनिमे, मैंने बता दिया ब्लैक क्लोवर। तीसरा इसने पूछा है कि मेरा फेवरेट एनिमे क्यों है। वेल, क्योंकि वो एनिमे देख के मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है कि आप अपनी लिमिट्स को पुश पास करो। फोर्थ, व्हेन यू गोइंग टू डू फेस रिवील, भाई 500K। फिफ्थ का जवाब दे ही दिया है। सिक्स्थ, यार मैंने ऐसा सोचा नहीं था, मैंने बस रैंडमली सोचा कि क्यों ना ट्राई करा जाए। सेवंथ क्वेश्चन है इसका कि भाई आपका फेवरेट एनिमे मोमेंट क्या था। तो मेरा फेवरेट
एनीमे मोमेंट तब था जब इताची जो है लीफ विलेज में आता है और उसकी लड़ाई फिर कुरेनाई से होती है और तब वो कहता है कि गेंजुत्सु ऑफ दैट लेवल डजंट वर्क ऑन मी। 8th क्वेश्चन का जवाब भी मैंने दे दिया है। फिर इसने लास्ट में लिखा है कि माय पर्सनल रिक्वेस्ट इज प्लीज स्टार्ट ब्लीच एनीमे एक्सप्लेनेशन। वेल मैंने आज से 1-2 साल पहले ब्लीच एनीमे एक्सप्लेन किया था लेकिन उसमें कोई भी रिस्पांस नहीं मिला तो मैंने सोच लिया था कि मैं अब कभी भी ब्लीच एक्सप्लेन नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फेक स्माइल XYZ24 ने, तो इनके मैंने फर्स्ट से लेके 4th क्वेश्चन के सारे जवाब दे दिए हैं ऑलरेडी। 5th लिखा है कि आप सिर्फ इचिहारी में एनीमे टाइप ही क्यों एक्सप्लेन करते हो, मैं पहले किया करता था अब मैं नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पोकी Z2D ने, तो इनके फर्स्ट आंसर का मैंने जवाब ऑलरेडी दे दिया है। सेकंड पूछा है फेवरेट फीमेल कैरेक्टर। तुम लोगों ने ओशिनो को एनीमे देखा होगा जिसमें अकाने नाम की लड़की है जिसकी ब्लू आईज है एंड वो मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। 4th क्वेश्चन है फर्स्ट एनीमे, तो देखो मेरा कोई फर्स्ट एनीमे उतना था नहीं। मेरा फर्स्ट एनीमे एक मूवी थी जिसका नाम था योर नेम, जो कि मुझे मेरी क्रश ने रेकमेंड की थी बहुत साल पहले। एंड फेवरेट एनीमे सीरीज की बात करें तो डेथ नोट ही थी। आई मीन हम में से 80% लोगों की पहली एनीमे सीरीज डेथ नोट ही रही है। और 5th है रोमांस एनीमे या फिर एक्शन एनीमे। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से एक्शन एनीमे ज्यादा बेस्ट रहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं रोमांस एनीमे में ना सेम चीज होती है ले दे करके, लेकिन एक्शन एनीमे काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं, चाहे तुम नारुतो ले लो चाहे ब्लीच ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एपिक टेल्ड वाईटी ने। सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि प्लीज पिक माय क्वेश्चन, तो भाई उठा लिया गया आपका क्वेश्चन। इनके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का मैंने ऑलरेडी जवाब दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज योर फैमिलीज रिएक्शन आफ्टर यू बिकम यूट्यूबर। तो देखो चीज ऐसी है कि उनका उतना कोई रिएक्शन नहीं था, उनका ये था कि भाई तुझे करना है तो कर ले, नहीं करना तो तेरी इच्छा। ऐसी बात नहीं, उन्होंने सपोर्ट नहीं करा, उन्होंने मुझे 2000 का माइक दिलाया था और इससे ज्यादा उन्होंने कुछ कहा नहीं था। उनके कहने का मतलब यही था कि हम तेरे रास्ते में नहीं आएंगे, टेंशन मत ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नोवा एडिट 2 ने। इनके क्वेश्चन की लिस्ट को देख के लग रहा है कि इन्होंने पक्का चैट जीपीटी से क्वेश्चन उठाए हैं। तो इनके क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक के तो मैंने ऑलरेडी जवाब दे दिए हैं। तो इनका 5th क्वेश्चन है कि कौन सा एनीमे विलन तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग या स्कैरी है। तो वेल मुझे किसी भी एनीमे कैरेक्टर को देख करके ऐसा डर तो नहीं लगता, लेकिन मेरे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ब्लैक ज़ेत्सु फ्रॉम नारुतो, क्योंकि वो काफी ज्यादा चालाकी से अंदर घुसा और उसने पूरे के पूरे मोमेंट को कैप्चर कर लिया जब मदारा ने सुकियोमी एक्टिवेट किया था। क्वेश्चन नंबर 6 था कि एनीमे वीडियो बनाते हुए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट कौन सा है। देखो वॉइस ओवर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट होता है क्योंकि एनीमे वीडियोस में एडिटिंग से ज्यादा मैटर आपकी वॉइस ओवर और स्क्रिप्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 7 थी कि तुम्हारी फेवरेट हॉबी या पास टाइम क्या है एनीमे के अलावा। वेल ऐसा कुछ फिक्स तो नहीं है, मैं इंस्टाग्राम चला लेता हूं और मैं थोड़ा WWE भी देख लेता हूं। 8th क्वेश्चन का भी ऐसा हुआ कि तुम्हारी रियल लाइफ एक्सपीरियंस किसी एनीमे या प्लॉट या कैरेक्टर से मैच हो गया हो। हाँ एक बार हुआ था, मैंने एक एनीमे देखा था, मुझे याद नहीं, जिसमें एक हट्टा कट्टा पावरफुल कैरेक्टर था जिसकी आवाज काफी पतली और बच्चों टाइप की थी एंड लिटरली ऐसा ही एक लड़का मेरे स्कूल में भी था। क्वेश्चन नंबर 9 थे कि तुमने फ्री टाइम पे कौन सा गेम शो या मूवी देखना प्रेफर करते हो। देखो मैं अपने फ्री टाइम पे पहले बहुत ज्यादा BGMI खेलता था, मैं उतना खेलता नहीं हूँ। मैं आजकल मूवीज बिल्कुल देखता नहीं हूँ, मैं या तो एनीमे देखता हूँ या तो वेब सीरीज देखता हूँ। एंड आजकल मैं स्टार वॉर्स फ्रेंचाइजी को डिस्कवर कर रहा हूँ और मॉन्स्टर एनीमे देख रहा हूँ। 10th क्वेश्चन है कौन सा एनीमे थ्योरी या फैन स्पेकुलेशन तुम्हें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और क्यों। वेल ऐसा कुछ तो है नहीं, बस हाँ मुझे ये लगता है कि जुजुत्सु काइसन में जो यूजी इतादोरी है वो कहीं ना कहीं सुकुना से पास्ट लाइफ में कनेक्टेड है। एंड अगला क्वेश्चन पूछा है साइलेंट दी शॉर्ट्स ने। एंड लिटरली भाई इस बंदे ने भी भर भर के चैट जीपीटी से क्वेश्चन निकाल के मुझे दिए हैं। इनका क्वेश्चन 1 है कि यूट्यूब करते टाइम किस चीज का सबसे ज्यादा डर था, फेलियर का या फिर लोगों का मजाक। मैं सही बताऊं तो मुझे लोगों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे फेलियर से ज्यादा डर लगता था। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो अपलोड करने के बाद रिस्पांस कैसा था और दिल में क्या चल रहा था। सही बताऊं तो जब मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी बहुत टाइम पहले तो उसमें सिर्फ 0 व्यूज आए थे और मुझे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ा था क्योंकि मुझे पता था कि पहली वीडियो में कोई रिस्पांस नहीं आता। क्वेश्चन 3 है कि घर वालों ने सीरियसली लेना कब शुरू किया था। सही बताऊं तो वो आज भी मुझे सीरियसली नहीं लेते हैं। क्वेश्चन 4 थी 100 के मोमेंट में सबसे ज्यादा लो मोमेंट कौन सा था जब छोड़ देने का मन किया था। मे बी जब मैं बहुत ज्यादा वीडियोस बनाता था मुझे पैसे कुछ नहीं मिलते थे, तब की बात है जब मेरे सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर्स थे। क्वेश्चन नंबर 5 की क्या कभी पैसे या फिर व्यूज के लिए वीडियो बनाने का प्रेशर महसूस हुआ है। ऑब्वियसली हाँ भाई डेफिनेटली। क्वेश्चन 6 थी आज के न्यू हिंदी और पहले वाले न्यू हिंदी की सोच में क्या फर्क है। वेल फर्क इतना ही है कि ज्यादा क्वांटिटी में वीडियोस डालने से बढ़िया क्वालिटी में वीडियोस डालो और वो दो जो ऑडियंस को चाहिए। क्वेश्चन 7 का मैंने जवाब दे दिया है। क्वेश्चन 8 था कि अगर कल यूट्यूब बंद हो जाता है तो आप मेंटली कैसे हैंडल करोगे। सच बताऊं तो इस बारे में मैंने कभी सोचा नहीं है, मुझे थोड़ा बुरा लगेगा फिर सोचूंगा कि भाई जो हो गया अच्छे के लिए वो आप क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन 9 फेम आने के बाद दोस्तों का बिहेवियर चेंज हुआ। नहीं सही बताऊं तो दोस्तों का कोई बिहेवियर चेंज नहीं हुआ, उनके लिए मैं काफी ज्यादा नॉर्मल ही हूँ। लेकिन हाँ मैं जब नए लोगों से मिलता हूँ तो वो मुझसे नॉर्मल बिहेव करते हैं, जब उनको पता लगता है कि मेरा कोई चैनल है तो वो एकदम ही अलग ट्रीटमेंट देते हैं। आज भी कोई इनसिक्योरिटी हो जो आप ओपनली एक्सेप्ट कर सकते हो, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 एनीमे एक्सप्लेन करते वक्त सबसे मुश्किल क्या चीज होती है, स्टोरी या इमोशंस। आई बिलीव इमोशंस। काफी ज्यादा मैंने एनीमे जब मैंने खत्म करे मैं लिटरली रो गया था और ये बात तब की जब मैंने फ्यूचर डायरी नाम का एनीमे एक्सप्लेन किया था। अगर एक एनीमे जिंदगी भर के लिए चूज करना हो तो कौन सा करोगे और क्यों। मैं सही बताऊं तो मैं ब्लीच करूंगा क्योंकि ब्लीच मेरा काफी ज्यादा जो है फेवरेट है इन टर्म्स ऑफ एक्शन। क्वेश्चन 13 के लिए बोला है दिल से जवाब देना, डेथ नोट या अटैक ऑन टाइटन। मेरे लिए तो मैं डेथ नोट ही चूज करूंगा क्योंकि वो मेरा पहला एनीमे था। क्वेश्चन 14 ऐसा कौन सा पॉपुलर एनीमे है जो आपको थोड़ा सा ओवर हाइप लगता है। मेरे सबसे माय हीरो एकेडमी मुझे थोड़ा सा ओवर हाइप लगता है, आप प्लीज कमेंट में गाली मत देना। क्वेश्चन नंबर 15 कभी एनीमे एक्सप्लेन करते स्टोरी में फंस गए, नहीं कभी नहीं हुआ ऐसा। क्वेश्चन नंबर 16 हिंदी ऑडियंस के लिए एनीमे एक्सप्लेन करना एडवांटेज या लिमिटेशन है। सही बताऊं तो लिमिटेशन है, मैं क्यों बोल रहा हूं एंड में बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कौन सा एनीमे कैरेक्टर रियल लाइफ में आ
जाता है दुनिया का सीन खराब हो जाएगा। भाई मेरे लिए तो मादारा रहेगा फॉर श्योर। क्वेश्चन नंबर 18, नारुतो बिना टॉक नो जुत्सु के सर्वाइव कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, वो कहीं पिटता हुआ मिलेगा तुम्हें। 19 का जवाब मैंने दे दिया है। 20 का है कि ऐसा कौन सा सीन था जो रिकॉर्ड करते हुए ऑफ कैमरा इमोशनल हो गए? मैंने जब कैफे टेरेस गॉडेस के ऊपर वीडियो बनाई थी तो उसमें मैं ऑब्वियसली काफी इमोशनल हो गया था। क्वेश्चन 21, वन पीस खत्म होने से पहले आप मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस कर लोगे? ऑनेस्ट प्रेडिक्शन, ऑब्वियसली यस भाई, इजीली कर लूंगा। अगर तुम 10 मिलियन बोलते तो शायद दिक्कत की बात थी। क्वेश्चन 22, कोई एनीमे जो आप एक्सप्लेन नहीं करोगे चाहे कितने व्यूज क्यों ना आ जाए? हाँ, जैसे कि वन पीस, नारुतो, ब्लीच, मैं इन एनीमेस को कभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा चाहे कितने व्यूज क्यों ना आ रहे हो। क्वेश्चन 23, फ्यूचर प्लानिंग क्या है? सिर्फ एनीमे एक्सप्लेन या कुछ और भी? वेल, इसके बारे में मैं आगे वीडियो में बताने ही वाला हूं तुम्हें। क्वेश्चन 24, एनीमे क्रिएटर्स के लिए एक एडवाइस जो आप खुद लेट सीखे। एडवाइस यही रहेगी कि तुम्हें जो है पर एपिसोड करके वीडियो डालने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कंबाइन ही एक ही वीडियो में एक जो है पूरे सीजन को डाल दो एंड उससे व्यूज ज्यादा आते हैं और वो वीडियो भी बहुत लंबी चलती है, क्योंकि लोगों को अब वो चीज पसंद नहीं है कि वो बार बार हर एक एनीमे में क्या हुआ उसके लिए एक अलग वीडियो खोले। इसलिए उनको सारे के सारे एपिसोड्स एक ही सीजन जो है एक ही वीडियो में दे दो। लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 25, 100K के बाद प्रेशर ज्यादा फील होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी? सच बताऊं तो प्रेशर तो कुछ फील नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी ज्यादा फील होती है कि भाई अब 100K हो चुके हैं, आगे और क्या करना है। तो या वेल, इसी के साथ मैंने तुम सभी के सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दिया है। मैंने उनके क्वेश्चंस नहीं उठाए जो कि काफी ज्यादा कॉमन थे, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन चिंता मत करो, मैंने सबके कमेंट्स को देखा है, मुझे सबके नाम याद है। बाकी अगला Q&A जो है हम लोग तब करेंगे जब मेरे 500K हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे Q&A सेशन का होता है एंड अब यहाँ से मैं एक ऐसी बात करने वाला हूँ जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। तो अगर तुम ये वीडियो अभी तक देख रहे हो, तुम यहाँ तक इस वीडियो को देख पा रहे हो, तो यानी कि तुम उन कुछ लोगों में से एक हो जिनको एनीमे से ज्यादा मुझ में इंटरेस्ट है और तुम इस चैनल की वही कोर ऑडियंस हो जिसको हर कोई चाहता है। तो जो अनाउंसमेंट है वो ये है कि यार आज से मैं एनीमे रिकैप्स, एनीमे एक्सप्लेन्स नहीं बनाऊंगा, मैं वो बनाना बंद कर रहा हूँ। बजाय उसके मैं तुम्हारे साथ एनीमे मोटिवेशन, एनीमे सेल्फ ग्रोथ, डेवलपमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़ा हुआ कंटेंट बनाऊंगा। हाँ, मुझे पता है तुम में से बहुत लोगों को ये न्यूज़ सुन के काफी ज्यादा बुरा लग रहा होगा, क्योंकि तुम में से हर किसी ने मुझे सिर्फ एनीमे एक्सप्लेन के लिए ही सब्सक्राइब किया था। लेकिन यार देखो, मेरी भी एक मजबूरी है और तुमने सुना ही होगा कि वक्त के साथ साथ हमें इवॉल्व और इम्प्रूव होना पड़ता है। अब जैसे कि जब मैंने चैनल खोला था तो मैं शायद 18, 19, 20 साल का रहा हूंगा एंड तुम लोग भी मे भी 14, 15 साल के रहे होंगे। लेकिन आज मैं 23, 24 का हूँ और तुम लोग भी अपनी टीनेज लाइफ अब ऑलमोस्ट छोड़ने वाले हो। तुम लोग भी 18, 19 के ही होंगे। तो यार हम लोग कब तक एनीमे एक्सप्लेन्स देखते रहेंगे? हम लोग कब तक एनीमे स्टोरीज देखते रहेंगे? क्यों ना आप ऐसा वक्त ला जाए जिससे हम लोग एनीमे से सीखे अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स फेस करने वाले हम लोग उसको इजीली टैकल कर सके। एंड आई एम प्रीटी श्योर तुम में से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो कि अपने 10th, 11th, 12th में होंगे एंड उसके बाद भाई लाइफ में काफी सारी चीजें होती हैं जो कि मैंने फेस कर ली है एंड मैं नहीं चाहता कि तुम वही बुरी चीजें फेस करने लगो। एंड मैं उन सभी के सॉल्यूशंस तुम्हें एनीमे के थ्रू दूंगा। मैं बताऊंगा तुम्हें कि कैसे कब तुम्हें इताची जितना साइलेंट रहना है, तुम्हें नारुतो जितना नेवर गिव अप स्ट्रेंथ रखनी है, हार तुम्हारे सामने हो उसके बाद भी तुम्हें एरविन जैसा जज्बा कैसे रखना है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज पे कंटेंट बनाऊं, क्योंकि यार तुम्हें भी पता है मैं कैसे वक्त के साथ साथ इवॉल्व हुआ हूं, मैंने कितने चैनल्स को छोड़ करके मैं आज कितना आगे आया हूँ। तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कि यार तुम लोग भी इंप्रूव करो। कब तक तुम लोग एनीमे एक्सप्लेन और एनीमे स्टोरीज देखते रहोगे? मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को मैं इन्हीं के थ्रू कुछ सिखा सकूं, क्योंकि मेरे काफी ज्यादा हार्ड टाइम्स में मैंने उन एनिमेस को देखा, मैंने एनिमे से काफी ज्यादा इंस्पिरेशन लिया, मैंने बहुत चीजें सीखी जो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी सीखो। हम लोग एनिमे सीरीज को एक्शन और एंटरटेनमेंट के तौर पे तो बहुत कंज्यूम करते हैं, लेकिन उन्हीं एनिमे में ही रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिन पे हम कभी ध्यान नहीं देते। तो यही मेरा मेन गोल, मेन पर्पस है। जिस तरह एक अगली से दिखने वाला कैटरपिलर एक सुंदर बटरफ्लाई में बदलता है, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि ये चैनल और तुम भी अच्छे से एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में बदलो, जैसे नारुतो बदला, जैसे साइतामा बदला, जैसे आस्था बदला। और देखो, चैलेंजेस हम सभी की लाइफ में आएंगे। तुम थॉर का ही एग्जांपल ले लो। थॉर एकदम एक प्यारा अमीर राजकुमार था, लेकिन जब थैनोस ने उसके सगे भाई उसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय करा तो वो एकदम आम, लेजी, मोटा आदमी बन गया। वो अपनी प्योरनेस, अपनी ताकत सारी खो बैठा। लेकिन वक्त के साथ साथ वो इंप्रूव हुआ और उसने वापस कम बैक करा। अब तुम में से बहुत लोग इस चीज से थोड़ा एग्री करेंगे और कुछ लोग कहेंगे कि भाई तू एनिमे एक्सप्लेन छोड़ क्यों रहा है। देखो, मैं ऑनेस्टली तुम्हारे साथ एकदम भाई टू भाई बात करूंगा और मैं कुछ भी चीज नहीं छुपाऊंगा कि मैं इसको छोड़ क्यों रहा हूँ। पहली चीज देखो, जब हम छोटे होते हैं तो हमें एनिमे स्टोरीज, रिकैप्स काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ हम बड़े होते हैं, हमें रियल लाइफ के बारे में पता चलता है। हमें पता लगता है कि जो ये समाज है ये एनिमे वर्ल्ड नहीं है, काफी ब्रूटल दुनिया है। हम लोग कितना ही क्यों ना बोल ले कि भाई हमें किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, किसी के बारे में गलत फील नहीं करना चाहिए। तुम भले ही अच्छा क्यों ना सोचते हो, लेकिन बाकी लोग तुम्हारे लिए हमेशा गलत सोचते ही हैं। वो भले ही तुम्हारे मुंह पे ना बोले, लेकिन पीठ पीछे ऐसी बातें चलती हैं। तो वैसे यार तुम भी सोचो, एक एज के साथ साथ अब मैं कब तक एनिमे एक्सप्लेन और रिकैप्स बनाता रहूंगा। एक टाइम आने के बाद तो मुझे एक पर्टिकुलर अच्छी नीश में जाना पड़ेगा और तुम लोग भी कब तक एनिमे एक्सप्लेन और रिकैप्स देखोगे। कहीं ना कहीं तो तुम्हें इनको छोड़ना पड़ेगा। दूसरा रीजन ये भी है यार कि अगर मैं लोगों को बोलता हूँ कि मैं यूट्यूबर हूँ, उनको पता लगता है कि मैं एनिमे एक्सप्लेन वीडियोस बनाता हूँ, तो वो लोग कहीं ना कहीं मेरे लिए हंसते हैं। उनको लगता है कि मैं आज भी एक बच्चा हूँ। वैसे मुझे उन लोगों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अपनी जगह सही है कि भाई एक ऐसा यूट्यूबर जो कि कार्टून और एनिमे पे वीडियोस बना रहा है तो वो वर्थ इट नहीं होता है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि मैं एनिमे के थ्रू लोगों की लाइफ प्रॉब्लम्स को इंप्रूव करता हूँ, तो डेफिनेटली वो लोग मुझे सीरियस
सीरियसली लेंगे ही लेंगे, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हो। एंड थर्ड रीजन जो कि सबसे मेन और इंपॉर्टेंट रीजन है वो है कि भाई एनिमे एक्सप्लेन और रिकैप चैनल्स में कोई फ्यूचर नहीं होता है। तुम्हें नहीं पता कि कब तुम पे कॉपीराइट आएगा और रातों रात तुम्हारी 3-4 साल की मेहनत उड़ जाएगी। एंड उड़ी भी है, तुमने बहुत चैनल्स देखे हैं। इनफैक्ट मैंने अपनी आंखों के सामने चैनल देखा है, एनिमे एक्सप्लोरर करके चैनल था जिसके 2 लाख सब्सक्राइबर्स थे और वो चैनल डिलीट कर दिया गया। दूसरा, एनिमे एक्सप्लेन वीडियोस में आरपीएम काफी ज्यादा कम रहता है, इतना ज्यादा कम रहता है कि भाई हमें इंग्लिश शॉर्ट से भी कम आरपीएम मिलता है। और एक और सच्चाई की बात, तुम लोग इनकम पूछ रहे थे ना, मैं तुम्हें रियलिटी बताता हूँ। मुझे 1 लाख व्यूज के सिर्फ 1000 रुपए मिलते हैं। एंड एनिमे कैटेगरी में सिर्फ 2-3 ही चैनल है जो कि 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज भी क्रॉस कर पाते हैं। ज्यादातर लोगों की इनकम जो है वो 10,000 से 17,000 रुपीज के बीच में अटक जाती है। एंड इन वीडियोस को बनाने के लिए मुझे 30 से 32 घंटे लगते हैं। एंड अब तुम खुद डिसाइड करो कि क्या तुम कोई ऐसे चैनल को रन करोगे जो कि फ्यूचर में कॉपीराइट के थ्रू कभी भी डिलीट हो सकता है। उसमें तुम 30 घंटे मेहनत करके एक वीडियो बनाते हो और अगर उसमें 1 लाख व्यूज आते हैं तब तुम्हें सिर्फ 1000 रुपए मिलते हैं। एंड तुम महीने में 1 मिलियन व्यूज भी बड़ी मुश्किल से टच कर पाते हो। तो क्या तुम किसी ऐसी नीश में वीडियोस बनाओगे भले शौक के लिए, लेकिन ज्यादा वक्त तक तुम उसमें सस्टेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि रियल लाइफ वर्ल्ड में ऑडियंस का प्यार मैटर नहीं करता, रियल लाइफ वर्ल्ड में पैसे मैटर करते हैं। और ये काफी ब्रूटल और सैड रियलिटी है दोस्तों। तो यही सच्चाई वाली बात थी जो मैंने अपने दिल से निकाली थी, और यही 3 रीजन है कि क्यों मैं एनिमे एक्सप्लेन रिकैप वीडियोस को छोड़ रहा हूँ। क्योंकि इसके अलावा एनिमे मोटिवेशन ही है जो ज्यादा अच्छा है, वरना ये चैनल मैं वैसे ही छोड़ दूंगा, क्योंकि रियल लाइफ में ये चैनल उतना सस्टेनेबल नहीं है मेरे लिए। एंड मैं नहीं चाहता कि मैं तुम लोगों को 1 लाख होते ही यहाँ से छोड़ दूं। तो यही एक बिगेस्ट अनाउंसमेंट थी जो मुझे करनी थी। यहाँ पे मैंने तुम्हें अपनी इनकम भी रिवील कर दी है और बता दिया है कि क्यों मैं ये सब कर रहा हूँ। मुझे पता है तुम में से बहुत लोगों के दिल टूटे हैं, उन लोगों को मेरी एनिमे रिकैप वीडियोस काफी ज्यादा पसंद आती थी, लेकिन रियलिटी जो थी दोस्तों मैंने तुम सभी को बता दी है। बाकी अगर तुम्हें आज भी एनिमे एक्सप्लेन देखने हैं तो यार बहुत सारे चैनल आज भी हैं, तुम लोग उनके चैनल को देखते होगे, आई एम प्रीटी श्योर तुम उनको सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हो। लेकिन अगर तुम ऐसे हो जो चाहता है कि भाई एनिमे एक्सप्लेन बहुत देख लिया, अब मुझे एनिमे से सीखना है, तो तुम मेरे साथ इस जर्नी में बने रह सकते हो। एंड डेफिनेटली साल के एंड तक मैं काफी चीजों को इंप्रूव कर दूंगा। एंड तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हारा बेस्ट डिसीजन था ये कि तुम इस चैनल पे मेंटेन रहे। एंड मे बी ऐसा भी हो सकता है कि मुझे काफी सारे लोग अभी कमेंट्स में गाली लिख रहे हो, मेरे बारे में बहुत बुराई कर रहे हो, लेकिन तब भी मुझे हर नेगेटिविटी में पॉजिटिव ढूंढने की आदत है। मुझे एक चीज का पूरा भरोसा है कि इन नेगेटिव कमेंट्स में भी कुछ कमेंट्स ऐसे होंगे जो मेरे सपोर्ट में होंगे, जो लोग चाहते हैं कि मैं उनकी रियल लाइफ प्रॉब्लम और स्ट्रगल्स के ऊपर बात करूं, जो लोग चाहते हैं कि वो मेरे साथ अब इंप्रूव हो। जैसे मैंने एनिमे एक्सप्लेन छोड़ के मैं एनिमे मोटिवेशन में आया हूं, वैसे ही वो लोग चाहते हैं कि वो भी अपनी चाइल्डहुड लाइफ छोड़ के एक टीनेज अडल्टहुड में आए। एंड मेरा गोल सिंपल है, मैं चाहता हूं कि मैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को एनिमे के एग्जांपल और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे प्रेजेंट करूं, एंड साथ ही साथ उनका सोल्यूशन भी दूं, ताकि तुम बाकी लोगों से थोड़ा आगे रहो, तुम्हें वो चीज एक्सपीरियंस ना करनी पड़े जो मैंने या फिर तुम्हारे साथ के लोग अब करने वाले हैं। मुझे पता है व्यूज भले ही कम आएंगे, मुझे पता है मुझे बहुत ना के बराबर पैसे मिलेंगे, लेकिन मुझे पता है शुरुआत में हर किसी के साथ ऐसा ही होगा। अगर मैंने हार मान ली तो मैं आप लोगों को क्या ही बता पाऊंगा। लेकिन 2026 का भी फरवरी ही चल रहा है, नया साल जस्ट अभी शुरू ही हुआ है। अगर ईयर एंड तक मैं कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो बनाता रहा तो डेफिनेटली दोस्तों हम लोग आगे पहुंच जाएंगे। तो बस दोस्तों यही वो चीज थी जो मुझे आप सभी से बतानी थी। आई नो तुम सभी का दिल टूटा है, तुम सभी को बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूं यार, जिंदगी और पूरी दुनिया फूलों का गार्डन नहीं है, और वक्त के साथ साथ हमें भी इवॉल्व होना पड़ेगा। जैसे कि चारमैन द चार्लिजार्ड बना, वैसे ही समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। और तुम सभी से मैं माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने इतने टाइम से वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे। बाकी Q&A वीडियो भी काफी बड़ी हो चुकी है, उसके लिए भी मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। बाकी मैं तुम सभी से अगली वीडियो में मिलूंगा जो कि काफी अच्छी होगी, और ईयर एंड तक हम काफी इंप्रूव कर चुके होंगे। अपने सुझाव तुम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, बता सकते हो कि मुझे पहली वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। एंड आई प्रॉमिस अगर चीजें अच्छी चलती रही तो मैं ज्यादा इंप्रूवमेंट करूंगा और ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ तुम्हारे वीडियोस लेके आऊंगा। वेल तो बस फिर आज के लिए इतना ही था। मैंने इस पूरी वीडियो में कवर करी अपनी पूरी यूट्यूब जर्नी, मैंने तुम्हारे Q&A का जवाब दिया और इस अनाउंसमेंट के बारे में भी बताया। तो वेल आज के लिए इतना ही। मैं तुम सभी से मिलूंगा अब एक और नई वीडियो में, एक नए कंटेंट के साथ, एक नए आउटरो के साथ और एक नए लोगो और नाम के साथ। खैर बाकी मुझे उम्मीद है कि तुम सभी लोग मेरी इस न्यू जर्नी में, मेरी इस नई शुरुआत में मेरा सपोर्ट करोगे। बाकी जिसने भी कमेंट करके मेरे को Q&A के लिए पूछा, उन सभी को बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू। बाकी तुम सभी को अब लव यू ऑल। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, न्यू कंटेंट, न्यू आउटरो, न्यू इंट्रो, न्यू नाम के साथ, या फिर मे बी न्यू लोगों के साथ भी। चलो फिर बाय बाय।